हेलो दोस्तों, हम चाहे क्रिमिनल सूट फाइल करें या हम सिविल सूट फाइल करें, दो चीज़ों का होना बहुत अनिवार्य है। पहली चीज़ क्या है कि एक वो आदमी होगा जो एग्रीव्ड पर्सन हम जिसको कहेंगे, जिसको विक्टिम कहेंगे हम, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसने नुकसान झेला है, वो कोर्ट के पास जाता है अपनी भरपाई कराने के लिए, अपने इंसाफ के लिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक वो पर्सन होता है जिसको हम रॉन्गडर कहते हैं या जिसको हम क्रिमिनल कहते हैं, जिसके खिलाफ केस किया जाता है। अगर ये दो चीज़ें हैं तब जाकर हम कहते हैं कि कोई सूट एक्चुअल में सूट होगा। अदरवाइज़ अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी गायब है तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते, ना ही आपका सूट इंस्टीट्यूशन के पोजीशन में आ सकता है। क्योंकि रॉन्ग तो हो गया, लेकिन किसने किया, आप किसके खिलाफ केस करोगे, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आपके पास सामने वाले पार्टी पता ही नहीं किसने किया है तो फिर आप सूट फाइल ही नहीं कर सकते। आइए आज हम लोग सिविल मैटर में जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डर फर्स्ट ऑफ द CPC। हाय, दिस इज़ जाहिद अख्तर फ्रॉम ड्रीम लॉ क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हम इस तरह के लेसन्स को और मज़ेदार कैसे बनाएं। आइए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक, तो पार्टीज टू सूट की जब हम बात करेंगे तो दो पार्टीज, जैसे मैंने बताया आपको कि एक पर्सन जो रॉन्गडर होगा उसका होना ज़रूरी है और जिसके साथ रॉन्ग किया गया है उसका होना ज़रूरी है। यही दो पार्टीज़ दोनों तरह का मैटर्स में होती हैं, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल मैटर हो। ठीक, जब पार्टीज टू सूट की बात करेंगे जब सिविल मैटर में, एक तो होगा प्लेंटिफ और दूसरा होगा डिफेंडेंट। प्लेंटिफ उस पर्सन को कहते हैं हम जो एग्रीव्ड है, जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, और वो कोर्ट के पास ये गुहार लगा कर जाता है, ये अपने क्लेम लेकर जाता है या इस रिलीफ के साथ जाता है कि मेरा ये नुकसान हुआ है, मुझे ये रिलीफ दिया जाए, मेरे डैमेजेस को पूरा किया जाए और मेरे इस नुकसान की भरपाई की जाए। रॉन्गडर वो पर्सन होता है या डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जो रॉन्ग करता है किसी पर्सन के खिलाफ और उसके खिलाफ केस किया जाता है। ठीक, आइए हम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फर्स्ट के जो चीज़ें और अदर जो बयान की जाती हैं, आमतौर से लोग उनको काइंड्स ऑफ द पार्टीज़ कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो काइंड्स ऑफ द पार्टीज़ नहीं है। वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जैसा सूट होता है उस सूट के हिसाब से उन पार्टीज़ का नाम होता है वो, और उसको हम काइंड्स का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो जब भी किसी सूट का जो भी नाम होगा उस सूट के हिसाब से जिस पोजीशन पर भी ये लोग पहुँचेंगे उसको हम या तो प्लेंटिफ ही कहेंगे या डिफेंडेंट ही कहेंगे हम। अब प्लेंटिफ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम, एक तो होगा ही होगा, एंड डिफेंडेंट में भी ऐसा हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह कोई सूट ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी बच्चे की तरफ से हो, लेकिन बच्चे तो क्योंकि कॉम्पिटेंट होता नहीं है तो उसके ब्याह पर कोई दूसरा जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का हो गया या रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर का हो गया। अगर ऐसे सूट है लेकिन वो पर्सन जो उसके ब्याह पर जा रहा है तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, प्लेंटिफ की कैटेगरी में चला जाएगा। उसको हम अलग से नहीं देख सकते। अगर हम उसको काइंड्स बताएंगे तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के अलावा एक थर्ड पोजीशन पर आएगा वो, लेकिन वो थर्ड पोजीशन पर नहीं है, वो इन दोनों में से किसी एक ही जगह पर जाएगा वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्टीज़ जब बात करेंगे तो एक प्लेंटिफ होगा, एक डिफेंडेंट होगा। अब अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस क्या दूसरा नाम होगा, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो रूल फर्स्ट के अंदर दिया गया है ऑर्डर फर्स्ट में, दैट इज़ द जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ क्या हो सकता है कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके साथ सेम अदर पर्सन और हैं जिनके पास सेम कॉज ऑफ एक्शन है, जिनकी परेशानी सेम है। अगर उनके पास भी वही दिक्कत है और वो सारे लोग मिलकर एक साथ सूट करना चाहते हैं
तो वो ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ हो जाएंगे। सिमिलर कंडीशन ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट में भी आ सकती है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो रूल 3 के अंदर दिया गया है। इसमें भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ऐसे कई लोग हैं जिनके खिलाफ आप केस करना चाहते हो, उन तीनों चारों लोगों ने मिलकर आपके साथ कोई फ्रॉड किया है, कोई गलत काम किया है, कोई रॉन्ग किया आपके साथ। अगर उन लोगों ने सब मिलकर किया है तो आप उनके खिलाफ सबके साथ एक साथ जा सकते हो। लेकिन इसका एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मान लीजिए कि आप के साथ कोई रॉन्ग हुआ, आप विक्टिम हो गए, लेकिन एक्चुअल में आपको पता नहीं है कि किसने मेरे साथ किया है। और जब आप इस पोजीशन पर हैं लेकिन आपको 3 लोगों पर, 4 लोगों पर, 5 लोगों पर, ABCD इन लोगों पर शक है कि भाई इन लोगों में से किसी एक ने किया, आपने कोशिश की, ठीक है आप लोग बता दो, लेकिन वो नहीं बताते हैं, तो उनके पास आपके पास ये ऑप्शन है, यानी प्लेंटिफ के पास ये ऑप्शन है कि उन चारों लोगों के खिलाफ वो केस कर सकता है। जब उन चारों लोगों के खिलाफ केस करेगा, कोर्ट में जाएंगे, अपना एविडेंसेस देंगे, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें खुल के आ जाएंगी, क्योंकि डाउट के बेस पर आपने उन सारे लोगों को वो ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट की पोजीशन पर पहुंचा दिया। ठीक, लेकिन इस सिलसिले में एक पावर है कोर्ट के पास, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सिलसिले में। क्या पावर है कोर्ट का? कि मान लीजिए कि आपके हिसाब से ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ होना चाहिए, यानी 4-5 लोग मिलकर एक, लेकिन इसका आपका इंटेंशन भी तो गलत हो सकता है कि आप सारे लोग मिलकर कोई दबाव क्रिएट करना चाहते हो, कोई दबाव बनाना चाहते हो किसी पार्टी पर। ठीक, तो कोर्ट इस चीज़ को चेक करेगी कि आप वाकई में ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ की पोजीशन के लायक हो कि नहीं, या ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट की पोजीशन पर हो कि नहीं आप। अगर आपके लिए मुनासिब है तभी कोर्ट इजाज़त देगी, अदरवाइज़ आपको सेपरेटली सूट लाने के लिए कोर्ट ऑर्डर करेगा। अगर ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ की बात हम करेंगे और वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर देगा तो रूल 2 की बात करेंगे हम, या फिर अगर डिफेंडेंट की बात करेंगे तो हम रूल 3A की बात करेंगे, जहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सेपरेटली सूट की डिमांड कर सकता है। इस डिमांड नहीं बल्कि ऑर्डर कर सकता है कि आप लोग सेपरेट सूट लाओ, प्लेंटिफ एक ज्वाइंट नहीं हो सकता किसी एक सूट में, और डिफेंडेंट को आप एक साथ ज्वाइंट नहीं कर सकते। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस ऑर्डर में आता है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव सूट, और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात की गई है। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट ये होता है कि आदमी, मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनर बच्चा है, उसके ब्याह पर दूसरा चला जाता है। ठीक, एक पर्सन ये भी होता है कि मान लीजिए कि सारे लोग हैं, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं और उनका सेम कॉज ऑफ एक्शन है। उनमें से सब लोगों ने ये तय किया कि ठीक है हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो हम सब के बिहाफ पर केस लड़ेगा। अब वो पर्सन आपने ए को कर दिया। अब ये ए क्या है, इस सूट में प्लेंटिफ की हैसियत से जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन्स। अब ये सारे लोगों, अपने लिए भी और सारे लोगों के लिए भी केस लड़ेगा उस डिफेंडेंट के खिलाफ जिसके खिलाफ आप सब मिलकर केस करना चाहते हो। ठीक, तो इसको कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक, लेकिन अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि ए तो पार्टी बन गया, पार्टी टू सूट बन गया, प्लेंटिफ बन गया, पार्टी टू सूट वाला जो कॉन्सेप्ट उसमें आ गया। क्या अदर पर्सन जो ए के अलावा हैं, क्या वो भी कंसिडर किया जाएंगे एज ए पार्टी टू सूट? तो लॉ ये कहता है कि वो एज ए पार्टी टू सूट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। उनके बिहाफ पर आएगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट होगा वो, लेकिन वो पार्टी टू सूट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर उनमें से कोई बंदा या वो सारे लोग पार्टी टू सूट की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो कोर्ट को उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक, इसी में जब सब रूल 5 को हम पढ़ते हैं तो ये पोजीशन भी आ जाती है कि मान लीजिए कि जिस बंदे को आपने रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के हिसाब से सूट को फाइल करने की इजाज़त दी, वो उसके लिए काबिलियत नहीं रखता है, एलिजिबल नहीं है, जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो एक्चुअल में इनएक्टिव है, एक्टिव पर्सन नहीं है वो, तो कोर्ट उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है। इट इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट कि वो जब भी किसी पर्सन में से, यानी डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ में से किसी को जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जा रहे हैं उनको वो सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी लागू होती है कि अब आपने कहा कि भाई इसके अलावा, ए के अलावा जितने लोग हैं वो सारे लोग पार्टी सूट नहीं कहलाएंगे। ठीक, उसके अलावा आप सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हो, तो क्या
सेक्शन 11 के अंदर जो रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो इन सब पर अप्लाई होगा? यस, बिल्कुल अप्लाई होगा। भले से इन सब ने तो मिलकर इसको पावर दिया है, जितने ए को पावर मिले हैं सबके बिहाफ पे तो मिला है। अगर मैं किसी दूसरे को पावर नहीं दूंगा, अपना पावर डिलीवर नहीं करूंगा, तो वो पावरफुल कैसे बन जाएगा? तो वो मेरे बिहाफ पर केस लड़ रहा है, उसको ऐसे कंसिडर किया जाएगा जैसे मैं खुद लड़ रहा हूँ। और अगर मैं हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ तो उस पर रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई होगा। ठीक, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है नेसेसरी पार्टी एंड नॉन नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी को हम सिंपली तौर से ये समझ सकते हैं कि एक पार्टी जिसका सूट में होना ज़रूरी है, अगर वो बंदा उस सूट का पार्ट नहीं बना तो कोर्ट कोई इफ़ेक्टिव जजमेंट या डिक्री या ऑर्डर नहीं पास कर सकते, क्योंकि उस शख्स के बगैर वो पार्टी टू सूट नहीं कहा जा सकता, सूट कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन नॉन नेसेसरी पार्टी उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। नॉन नेसेसरी पार्टी में क्या होता है कि मान लीजिए एक ऐसा आदमी है जिसके रहने से और ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नॉन नेसेसरी पार्टी हो जाएगी। अगर आप उसको ज्वाइंट भी कर दोगे तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट उसको एक इफेक्टिव जजमेंट दे सकती है, डिग्री पास कर सकती है, और अगर आप उसको नहीं रखते हो तब भी कोर्ट पास कर सकती है। ठीक है, दोनों कंडीशन में नेसेसरी पार्टी में होना ज़रूरी होता है और नॉन नेसेसरी पार्टी में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। उसके अलावा फिर एक कॉन्सेप्ट आता है मिसजॉइंडर का। मिसजॉइंडर का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्सन को जो कि पार्टी टू सूट नहीं होना चाहिए लेकिन उसको आप जोड़ देते हो बाय मिस्टेक। वो पार्टी टू सूट होना नहीं चाहिए लेकिन उसको आप मिस्टेकनली आप उसको जोड़ देते हो और वो पार्टी टू सूट बन जाता है आपकी मिस्टेक और एरर की वजह से। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सूट में, लेकिन किसी वजह से मुझे जोड़ दिया गया, बाय मिस्टेक मुझे जोड़ दिया गया। तो जब मेरा इंटरेस्ट नहीं, जब मुझे कुछ लेने देने नहीं उस सूट से, तो मैं मिसजॉइंडर की कैटेगरी में चला जाऊँगा। इसी तरह से नॉन जॉइंडर होता है। नॉन जॉइंडर का हम नेसेसरी पार्टी और नॉन जॉइंडर पार्टी में बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। क्या है कि सेम ही है कि अगर आप कोई नेसेसरी पार्टी है जिसका जुड़ना ज़रूरी है लेकिन आप उसको नहीं जोड़ते हो तो वो किस कैटेगरी में जाना जाएगा? नॉन जॉइंडर पार्टी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में इस टॉपिक में आता है, दैट इज़ द स्ट्राइकिंग आउट या स्ट्राइक आउट, जो रूल 10 के अंदर जो है ऑर्डर फर्स्ट में जो कोर्ट को मिलता है। मान लीजिए कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट या जो है इनमें से कोई भी आ सकता है कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ डिफेंडेंट या रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सब्स्टिट्यूट या नेसेसरी अननेसेसरी पार्टी या मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर, जितने भी लोग आपके पास आए, ठीक, इनमें से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको कोर्ट ये कंसिडर करे या ये समझती है कि ये पर्सन जो आया है इसका रहना यहाँ पर ठीक नहीं है या इसकी ज़रूरत ही नहीं है या इसको मिस्टेकनली जोड़ दिया गया इसको, तो कोर्ट उस शख्स को वहाँ से बाहर कर सकती है। दैट इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट किसी भी पर्सन के बारे में ये प्रिजम्पशन अगर करती है तो कोर्ट के पास ये स्ट्राइकिंग आउट का पावर है और वहाँ से उस पार्टी को उस सूट से अलग कर सकती है। इसी पावर को हम स्ट्राइक आउट का पावर कहते हैं। अब ये चीज़ तो रही, कोर्ट के दिमाग में ऑब्जेक्शन आ गया। मान लीजिए कि पार्टी जो सूट हैं उनके दिमाग में भी ये चीज़ आ सकती है कि भाई ये जो पर्सन है किसी भी कैटेगरी के, इनके बीच में भी कोई ऐसा कन्फ्यूज़न या ऑब्जेक्शन आ सकता है कि यार इस पार्टी का रहना ज़रूरी नहीं है या इसको आप गलत जोड़ रहे हो, ये इस सूट का हिस्सा ही नहीं हो सकता। तो उसको ऑब्जेक्शन को लाना, ये ऑब्जेक्शन इंपॉर्टेंट है कि इस ऑब्जेक्शन को लाओगे कहाँ आप। ठीक, तो हमने आपको शुरुआत में बताया था जब हम सेक्शन 12 पढ़ रहे थे, बार टू सूट की बात की गई है वहाँ पर कि बार टू फर्दर सूट की बात की गई कि आप फर्दर सूट नहीं ला सकते। वो यहाँ पर लागू होगा कि आप जो है इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन जो आप कर रहे हो, यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन तो कर सकते हो लेकिन आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते, उसके लिए फर्दर सूट नहीं ला सकते आप उस चीज़ के लिए। अब फर्दर सूट आप नहीं ला सकते उस ऑब्जेक्शन को आप ख़त्म करने के लिए या उस शख्स को हटाने के लिए, तो क्या कर सकते हो आप? तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कोर्ट को, उसी कोर्ट को जो ट्रायल कोर्ट है, और जितना पॉसिबल जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप लाओगे।
जजमेंट से पहले पहले, केस के डिसाइड होने से पहले पहले आप इस ऑब्जेक्शन को लाओगे कोर्ट के सामने, और वही कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है वही उसको सॉल्व करेगी। उसके लिए आप सेपरेट सूट नहीं ला सकते। आई थिंक आपको ये पार्टी टू सूट का जो कॉन्सेप्ट या ऑर्डर फर्स्ट में जो दिया गया है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसको बहुत सिंपली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि पार्टीज़ में दो ही पार्टीज़ होती हैं पार्टी टू सूट में, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। इसमें बहुत सारे अलग जो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ज्वाइंट और प्लेंटिफ भी हो सकते हैं जिनका सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, किसी एक से दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा पर्सन्स के खिलाफ आप जा सकते हो। डाउट का भी फ़ायदा ले सकते हो आप इसमें। कोर्ट अगर चाहती है तो कोर्ट भी जो है अगर मुनासिब समझती है कि अलग अलग सूट आने चाहिए तो कोर्ट उसका ऑर्डर दे सकती है। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है कि आप किसी दूसरे के बिहाफ पर सूट ला सकते हो, सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं कोर्ट उसमें। और अगर आप रिप्रेजेंटेटिव सूट में लाते हो तो वहाँ पर रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई होगा। उसके अलावा नेसेसरी अननेसेसरी पार्टी जिनका होना ज़रूरी है या जिनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अलावा जिनको आप गलती से जोड़ देते हो, ठीक। उसके अलावा फिर एक लास्ट जो पार्टी जिसका नाम हम ऑर्डर फर्स्ट में पढ़ते हैं, नॉन ज्वाइंटर ऑफ द पार्टीज, जिसका होना ज़रूरी है लेकिन आपने उसको जोड़ा नहीं, ठीक। कोर्ट के पास पावर होता है और आपके पास ऑब्जेक्शन करने का राइट होता है कि आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो। कोर्ट अपने हिसाब से सू मोटो एक्शन के ज़रिए से उसको ले सकती है, लेकिन आपको जो कोर्ट है आप ऑब्जेक्शन जो कर रहे हो उसको सेक्शन 12 आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और वहाँ के ऊपर आप सेपरेट सूट नहीं ला सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसी ट्रायल कोर्ट के सामने वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा और वो कोर्ट उसको वहीं पर डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि हम इस तरह के वीडियोज़ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।